नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी डीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे वेबिनार शो में, जो कि हम हर महीने या एक ऑल्टरनेट महीने पे आते हैं आप लोगों के सामने विविध विषयों पे बात करने। सबसे पहले मैं बता दूं कि डीएस रिसर्च सेंटर 50 वर्षों से भी पुरानी एक संस्था है, जो कैंसर रोगियों के हित के लिए काम करती आ रही है। शुरुआत बनारस और कलकत्ता से हुई थी और आज हम भारत के 6 शहरों में, जिसमें गुवाहाटी, कलकत्ता, बनारस, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक भूमिका के माध्यम से। और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं हमारे, और तमाम शहरों में या तमाम विश्व के अलग अलग कोनों में हमारी दवाइयाँ, हमारा हमारी सेवाएं, हमारे डॉक्टर की सलाह, हमारे डाइटिशियन के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर लोग अपनी जिंदगी में एक आम जिंदगी तरह जी रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक आम जिंदगी और एक कैंसर पेशेंट बनने के बाद की जिंदगी में बहुत फर्क आ जाता है। और लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में तब ज्यादा ख्याल आता है या तब उनको ज्यादा परवाह होती है जब वो किसी बुरी घटना से होके निकलते हैं, और कैंसर रोगियों के साथ ऐसा ही है। बहुत सालों का मेरा अपना अनुभव, और मेरे साथ आज दो मेरे जो गेस्ट हैं, एक कलकत्ता से शिवांगी दास जी और गुवाहाटी से डाइटिशियन सेनोरिटा गोगई जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के शो में। कलकत्ता से डॉक्टर हैं हमारे साथ, आयुर्वेदाचार्य, और गुवाहाटी से डाइटिशियन हमारे साथ हैं, और हम लोग बहुत सारे पहलुओं पे, बहुत सारे सवाल जवाब पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद और खान पान से कैसे कैंसर से बचा जा सकता है, कैंसर को दूर करने में उसकी भूमिका, कैंसर ना होने देने की स्थिति बनाने में खान पान की भूमिका, और तमाम ऐसे सवाल जो आज हम बात करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये शो। हमारा शो जो हम लोग ये वेबिनार करते हैं, इसका मतलब किसी तरह का ज्ञान देना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एक आम जो बातचीत की भाषा है, जो एक जनरल डिस्कशन है, उस तरह से हम कैसे बातचीत करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ना सिर्फ कैंसर रोगियों को, जो कि कैंसर रोगी हो गए हैं, कैंसर रोगी बनने की स्थिति ना आए, इस बारे में भी बात करेंगे। हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। और कैंसर से ठीक होने के बाद भी जो सिचुएशन है या जिस तरह का खान पान होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना चाहता हूँ डॉक्टर शिवांगी दास जी का। शिवांगी जी BAMS MD आयुर्वेदाचार्य हैं, डीएस रिसर्च सेंटर से काफी सालों से जुड़ी हुई है, करीबन 10 सालों से जुड़ी हुई है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिसर्च प्रोजेक्ट एट इंस्टीट्यूशन लेवल ऑफ मनोवाहा स्त्रोता मेंटल वेल बींग से, और रक्त सरता एंड ब्लड एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है इनकी PPFC, MUHS, DMS, और एसोसिएटेड है डीएसएस सेंटर से। जैसे मैंने बताया कि पिछले 8 सालों से इनके बहुत सारे पेपर जो है आयुर्वेद पे, एंड अवेकनिंग अगेंस्ट कैंसर इन दीर्घायु इंटरनेशनल जर्नल, बहुत ही पब्लिश हुआ है, और बहुत ही जाना माना ये चेहरा है, और खासकर डीएस के लिए बहुत जाना माना चेहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी जी। Thank you, Vinay. Thank you for such a lovely मेरे introduction. साथ मेरे मेरे साथ हैं सेनोरिटा गोगोई जी, जो कि अभी हमारे डीएस रिसर्च सेंटर गोगोई में, सॉरी, डीएस रिसर्च सेंटर गुवाहाटी की डाइटिशियन है। मास्टर्स ऑफ साइंस इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इनके बारे में बता रहा हूँ। थीसिस ऑन द टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन रेड राइस वेराइटीज ऑन असम, इंटर्नशिप फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंदिरा गांधी Regional Institute of Health and Medical Sciences, and work experience है laboratories assistant in Assam Agriculture University, and help with analysis of nutritional benefit and changes of various food items। तो ये आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फूड के बारे में बात करने के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने न्यूट्रिशनलिस्ट एंड फिटनेस कंसल्टेंट मुंबई में भी काम किया है, और फिलहाल अभी डीएस रिसर्च सेंटर के साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत स्वागत है सेनोरिटा जी। सो एक
बहुत नॉर्मल एक और बहुत ही जो जनरल सी बात है, सारी दुनिया जानती है और अब इस पे बात होने लगी है। सिर्फ हम लोग किसी भी हॉस्पिटल से जुड़े हों, अ, एक एक हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कोरोना जब काल आया पिछले 2 साल पहले, जब कोरोना पीरियड आया, तो सडनली विश्व स्तर पे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ किस पे बात हुई, जो हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान हेल्थ पे, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, कैंसर हो, एड्स हो, तमाम तरह की हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, मतलब हजारों समस्याएं जो मानव जीवन में एक होती हैं, उसके ह्यूमंस के साथ जो होती हैं, उनके साथ हम लोगों ने बातें की हैं। और जो एक एसेंशियल चीज है, जो एसेंशियल चीज इन द सेंस कि जैसे हम सांस लेना, वो बहुत एसेंशियल है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह जीवित रहने के लिए फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने ये देखा है कि दुनिया में जितनी भी व्याधि, बीमारियां या स्वस्थ रहने के जो तरीके हैं, वो सब कुछ फूड इनटेक से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्ट है ही नहीं कुछ। जिस तरह का खाना, जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह की पद्धति हम अपनाते हैं, उसी का हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और मैं आयुर्वेद की भूमिका, जो कि हम जानते हैं कि बहुत बढ़ गई है। और एक चीज और जो आयुर्वेद के बारे में मैंने काफी देखा सुना है, कि आयुर्वेद कोई एक अलग से पद्धति नहीं है। वो एक जैसे हम लोग पहले बहुत बात करते थे कि हमारा जो किचन ही है हमारी दवाइयों का स्रोत होता था, जैसे काली मिर्च, खड़े मसाले, हल्दी, प्याज। आज भी बहुत सारी चीजों में हम लोग घरेलू उपचार करते हैं। और इसलिए ये इधर बीच कुछ समय से आयुर्वेद बहुत ही जनप्रिय हो गया, बहुत ही लोकप्रिय हुआ, इजीली एक्सेसिबल है। और हाँ, डॉक्टर एक एक स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते या एक डाइटिशियन होने के नाते उसके बहुत से जो भेद है, छोटे छोटे बहुत जो टुकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। हर चीज में ज्ञान की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी विषय हो, उसमें साइंस जरूर होता है। मैं काफी इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी बातें सुनेंगे उनको ये सारा कुछ क्लियर रहे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, व्हाट फूड एंड डाइट पीपल शुड फॉलो। This is not only for cancer patient, this is for everyone. That is why it is very important topic we are going to discuss. और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमने बना के रखे हैं, कि फूड एंड डाइट प्ले वेरी वाइटल पार्ट इन आवर लाइफस्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। We would be discussing over ideal food and diet people should follow in daily routine with the perspective of doctor and dietitian। हम दोनों लोगों के अपने अपने विचार भी जानेंगे। और apart from that, we would be knowing how would it be right diet can be helpful to prevent from cancer। uh, बहुत सालों में मैंने देखा है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए जितनी मेडिसिन जो है, या किसी भी तरह के पेशेंट के लिए, मैं सिर्फ कैंसर रोगियों का बात नहीं करूंगा, डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो सबसे जो मैं पहले पहले मैं शिवांगी जी के पास जाऊंगा। मैं सबसे पहले उनसे ही ये सवाल करूंगा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आप थोड़ा इसको एलोबरेट करें। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? विनय जी, आपने जैसे इससे पहले एक्सप्लेन किया कि ये हमारे बेसिक नीड्स में आता है। किसी भी प्राणी को मतलब सरवाइव करने के लिए हवा की जी आवश्यकता है, उसी तरह से आहार की आवश्यकता है। क्यों? जी क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये है कि आहार के बिना शरीर को बनाए रखना संभव नहीं है, और शरीर अगर नहीं रहा तो आयु कम हो जाती है। जी आहार का पहला मुख्य जो उपयोग है हमारे शरीर में, वो है तुष्टि, पुष्टि, बल और मेधा। जी मतलब हमारे शरीर की पुष्टि करना, उसका तर्पण करना, बल बढ़ाना, और हमारे मानसिक अवस्था को भी ऑप्टिमम रखना, ये सभी जी काम हमारा आहार ही करता है। अगर जी किसी व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की समस्या है, या फिर किसी कारण से फूड
डेफिसिट हुआ है, मतलब कहने के लिए खाना नहीं मिला है या स्टारवेशन आया है, तो ये सारी चीजों का ह्रास होता है, मतलब इन सभी हम्म चीजों में कमी आती है। और धीरे हम्म धीरे अगर वही स्टारवेशन कंटिन्यू रहा तो धीरे धीरे हम्म आयु में भी कमी आती है। जी आहार के बारे में आयुर्वेद में बार बार यही कहा गया है कि क्योंकि ये मुख्य कारण है सरवाइव करने के लिए, मतलब हम्म जिंदा रहने के लिए, तो हम्म किस समय लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और हम्म और भी जो कारण है उनको हमको कंसिडर करना चाहिए। हम्म उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहला जो आहार ग्रहण के नियम है वो हमारी डाइटिशियन सेलोरिटा आपको एक्सप्लेन करेंगी। हम्म जो मुख्य कारण होते हैं समझने के लिए कि क्या कौन सा फूड किसके लिए एप्लीकेबल है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है। पहला तो है हम्म प्रकृति। प्रकृति मतलब शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 3 दोषों पे निर्भर करता है, वात पित्त और हम्म कफ। उसी के हिसाब से या उसी के अनुरूप हमें आहार जो व्यक्ति है उनको एडवाइस करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोष का की जो परिस्थिति है शरीर में बदलती है, दैनिक रूप में भी और कालिक रूप में भी। जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि सवेरे कफ ज्यादा होता है, दोपहर में पित्त ज्यादा होता है, शाम के समय वात में बढ़ोतरी होती है, तो उसी हिसाब से आहार के बारे में भी बोला गया है। उसके बाद आया मेटाबॉलिक एप्रिसिएशन, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं, कि एक ही तरह का आहार 2 लोगों को दिया जाए लेकिन दोनों में जो रिजल्ट है वो अलग अलग क्यों आता है, क्योंकि उनके शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन और मेटाबॉलिक एप्रिसिएशन डिफरेंट होता है। ये एक। दूसरा है शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का जो पाथवे होता है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका हम्म फंक्शन कैसा है। जिन पेशेंट्स में या जिन व्यक्तियों में कहने के लिए कब्जियत की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या फिर जिनको कहने के लिए डाइजेशन जिनका वीक है, सीधे तौर से डाइजेशन हम्म वीक है, मतलब उनकी अग्नि कमजोर है, तो ये सारी चीजों को हम्म सोचना चाहिए, उसके बाद ही आहार ग्रहण करना चाहिए। कारण ये है कि कभी कभी आप देखेंगे कि कोई कहता है कि आज हमको भूख उतनी नहीं लग रही है। इसका कारण नहीं क्या लग है? रहा हाँ जो खाना लिया गया था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेशन डिले हुआ है। डाइजेशन डिले हम्म होने का कारण उस दिन जो वेदर कंडीशन है वो, शरीर में हम्म मेटाबॉलिक एप्रिसिएशन मतलब अग्नि की परिस्थिति वो, और शरीर से हम्म जिन टॉक्सिन्स को निकल जाना चाहिए था, मतलब एक्सक्रीशन होना चाहिए था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती। तो हम्म अपने शरीर की अवस्था को समझ के ही आहार ग्रहण करना, ये बार बार हमारी तरफ से या आयुर्वेद की तरफ से उल्लेख किया जाता हम्म है। अब आए हम अगर दोषित परिस्थिति कालिक रूप में, जैसे गर्मियों में हम्म हमको पता है कि इस समय हमारे शरीर का बल कमजोर है, हमारी अग्नि थोड़ी हम्म सी वीक हो सकती है, तो और हमारे शरीर को, क्योंकि बाहर टेम्परेचर हाई है, तो हमारे शरीर को ठंडक की आवश्यकता है। तो हम्म ठंडक की आवश्यकता है, इसका मतलब हमें उस तरह से खान पान पे ध्यान देना होता है। यही कारण है कि जब गर्मियां आती है तो रसदार फल लिए जाते हैं, हम्म सुपाच्य से हल्का खाना लिया जाता है। फलों में भी आप देखिएगा उसी तरह के फल हम लोग को मिलते हैं, जैसे वाटरमेलन हुआ, मैंगो हुआ, हम्म ये सारी चीजों को हमारे सीजन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में क्या जी खाना है क्या नहीं खाना है ये उल्लेख किया है। उसके साथ बताया जाता है कि हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जी हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच थोड़ा हल्का करना चाहिए और डिनर और हल्का करना और चाहिए। हल्का क्यों? क्योंकि हमारी जो अग्नि होती है ये सवेरे के समय अच्छी होती है, उसके बाद पित्त काल आता है, उस समय हम लंच लेते हैं, तो काल का हम्म यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कहा ही हम्म जाता है कि 12 से 2 बजे के बीच में आप लंच कर ले। क्यों? क्योंकि उस समय हम्म हमारे शरीर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और हम्म हमारे पित्त की अवस्था अच्छी होती है, तो जो भी हमने खाया वो हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हम्म हैं। वहीं पे जब हम हम्म रात के डिनर की बात करते हैं तो हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है। फाइबरस फूड को हम्म अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, बिकॉज फाइबर टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट।
तो ये सारी चीजों को सोचना चाहिए, दैनिक कालिक ये सारी चीजें, शरीर की अवस्था, और शरीर में अगर किसी दोष की वृद्धि हुई है, तीनों दोषों में से किसी एक दोष का बैलेंस इम्बैलेंस की तरफ गया है, मतलब किसी दोष की वृद्धि हुई है, तो उस दोष को हम कंट्रोल में या बैलेंस में कैसे लाएंगे, ये भी हमारा आहार निश्चित है। समझ लीजिए किसी के शरीर में पित्त वृद्धि हुई है, तो जो लक्षण आ सकते हैं जैसे गर्मी लगना, पेट में जलन जैसा महसूस होना, रेडनेस, स्किन पे रेडनेस आना, तो ये समझ गए कि हाँ पित्त वृद्धि हुई है। तो पित्त का शमन करने के लिए जो आहार की आवश्यकता है वो एडवाइस किया जाता है, उसको कंसिडर करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उस दोष को हमने तुरंत या जितनी जल्दी हो सके बैलेंस में लाने में हम सफल नहीं हुए, तो यही आगे चल के व्याधि में परिणति पाए। इसको अवॉइड करना जरूरी होता है। तीसरा है कि करण, मतलब किस तरह से खाने को बनाया गया है। हर पाक मतलब बहुत ज्यादा हीट में खाने को बनाना अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाता है, और आयुर्वेद में खर पाक जो है इसका डाइजेशन डिले होता है, मतलब इसका डाइजेशन प्रॉपरली हमारी बॉडी नहीं कर पाती। खर पाक क्वांटिटी, अपने खाने की क्वांटिटी को मेंटेन करना इस तरह से, जैसे हमारे बृहत्रयी में बताया गया है कि समझ लीजिए हमारे स्टमक को हमने 4 भाग में बांट दिया, तो कोशिश इतनी करनी है कि एक भाग को हम खाली रखें, मतलब अगर हमारे खाने का हमारी जो क्वांटिटी है वो 4 पार्ट्स में की जाए, तो हमको कोशिश करना है कि 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर ले, जिससे जो एक भाग है उसमें दोषों के काम करने की जगह बनी रहे। तो यस, तो इससे क्या होगा, डाइजेशन हमारा नॉर्मल रहता है, अच्छा रहता है। चौथा है प्लेस, मतलब जहाँ पे जो रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में जो रह रहा है उसके अनुरूप खान पान के बारे में बताया गया, जैसे अनूप देश जहाँ पे वाटर बॉडीज ज्यादा है, या साधारण देश, या फिर जो बहुत ड्राई एरिया है उसके अनुरूप ही हमारे खान पान का निर्धारण होता है। इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे शरीर में व्याधि निर्माण कम होता है, और आहार का जो प्रयोग है ये औषधि के रूप में किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि दोषों को बैलेंस करने में भी आहार की इम्पोर्टेंस रहती है। जैसे हर एक आहार द्रव्य का अपना गुण होता है, उस गुण में उसकी पोटेंसी हुई, वो उसका डाइजेशन कैसा है, वो मेटाबॉलिक एप्रिसिएशन कैसा है, ये सारी चीजें, जैसे किसी के शरीर में अगर पित्त भरा हुआ है, तो हम उसको हॉट पोटेंसी मतलब उष्ण वीर्य द्रव्य अगर देंगे तो वो तो बढ़ेगा। इसका हमको क्या करना है, तोड़ निकालना है कि हमको कोल्ड पोटेंसी वाली चीजों का इस्तेमाल करना है। तो आहार को हम औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे आयुर्वेद में आहार का इम्पोर्टेंस उल्लेख किया गया है। चलिए, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें, और ये मेरा बड़ा फेवरेट, मैं पर्सनली फेवरेट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, तो फूडी होने के लिए, और ये कोई बुरी बात, मुझे लगता है फूडी होना बुरा नहीं है, ये सबके लिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अगर भूख अच्छी लग रही है, नींद अच्छी आ रही है, तो आप स्वस्थ हैं। ये दो सिंपल चीजें हैं, और आप में एनर्जी बनी हुई है। तो अगर किसी में भी, मेरे इर्द गिर्द कोई भी लोग होता है, मैं जब देखता हूँ कि उनको भूख लग रही है और टाइम पे लग रही है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जीवन का सूचक है, इसको अच्छा मान के चलिए और अच्छा शरीर को देते रहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट आपने एक चीज बताई कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड, यानी कि अगर हम राजस्थान में हैं तो वहाँ जो उपलब्ध है उसको खाएं, हम उत्तर प्रदेश में हैं वहाँ जो उपलब्ध है सीजन वाइज, जैसे अब गर्मियों में वो खाएं, गुवाहाटी असम में अगर वहाँ जो उपलब्ध है वो खाएं। जो प्रकृति ने हमें जो बनाया है वो शायद सीजनल, और उसकी व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो अब मैं सेनोरिटा जी के पास आता हूँ, और सेनोरिटा जी, जैसे एक एक पर्टिकुलर हर चीज के लिए एक सिस्टम है, एक नियम है। तो जैसे आहार विधि विधान है, जैसे उसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि किस तरह के रूल हमें या नियम पालन करने चाहिए जब हम खाना खाते हैं, और एक डाइटिशियन होने के नाते आप क्या इस पे बोलना चाहते हैं? जी, पहले तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ।
जब हम एक गाड़ी खरीदते हैं या फिर कोई सा भी मशीनरी खरीदते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाता है, तो हम उसको बहुत ही ध्यान से, ध्यान बहुत ही से। मन से हम लोग फॉलो करते हैं। तो व्हाई नॉट विथ आवर बॉडी, राइट? दिस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट वी हैव गॉट, एंड सो व्हाई नॉट आवर बॉडी? हम लोग अपना जो एक इंस्ट्रक्शन है, जो रूल्स है, वो हम क्यों फॉलो नहीं करेंगे? हम्म। ठीक है, तो जैसे आयुर्वेद में हम बस क्या खाते हैं वो मायने नहीं रखता है, हम हम्म। कहाँ वो चीज खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसके साथ कंबाइन करके खा रहे हैं, खा रहे तो हैं। वो मायने रखता है। तो वैसे ही आचार्य चरक ने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो लिख के गए हैं। तो हम्म। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि हम लोग को कैसे उस चीज को खाना चाहिए। हम्म। पहले तो हम लोग को उष्ण आहार लेना चाहिए। उष्ण हम्म। आहार मतलब हम लोग को खाना जब भी फ्रेश बनता है, गर्म बनता है, तभी लेना चाहिए। जी। बट एक्सेसिव गर्म, बहुत बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा बढ़ा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लेना चाहिए। हम्म। गर्म चीज इसीलिए लेने के लिए बोला गया है क्योंकि जब वो चीज फ्रेशली बनता है, वो जब गर्म होता है, उसका एक तो टेस्ट अच्छा होता है, वो एक सेंस ऑफ हम हम्म। लोग को कंफर्ट देता है, और साथ ही हम्म। साथ डाइजेशन ऑप्टिमम होता है, तभी डाइजेस्ट हम्म। खाना बहुत अच्छे से होता है। हम्म। सेकंड हम लोग कहा जाता है स्निग्ध आहार। हम लोग ये सुनते रहते हैं कि आवर डाइट शुड कंटेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, लेकिन वो क्यों होना चाहिए फैट हमारे डाइट में? फैट इसीलिए होना चाहिए कि वो एक नेचुरल लुब्रिकेंट है। नेचुरल हम्म। लुब्रिकेंट जो हम लोग के जोड़ों को मजबूत रखने में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन करता है। हम लोग का जो इंटेस्टाइन है, उसमें लुब्रिकेट करता है, तो हम लोग का बाउल सिस्टम अच्छा रहता है। हम लोग का जो कभी कभी हम लोग का ये कंप्लेन होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है या फिर तकलीफ हो कॉन्स्टिपेशन। रहा है, तो उसमें वो हेल्प करता है। सेकेंड थिंग है कि वो एक फैट, वो हेल्प करता है फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब करने में। तो जब हम्म। हम लोग के डाइट में थोड़ा सा घी होता है या फिर थोड़ा सा तड़का होता है, तो वो हेल्प करता है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के है, उसको एब्जॉर्ब करता है बॉडी। एंड वो हेल्प करता है कि हम लोग का स्किन लस्ट्रस रहे, स्किन हम लोग का बहुत ही ब्राइट रहे, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसमें वो हेल्प करता है। देन थर्ड आ गया कि मात्रा पूर्वक आहार। दो टाइप के होता है। एक तो आपका होता है कि होल फूड एज ए होल, आप कितने क्वांटिटी में ले रहे हो, और एक होता है कि आपका इंडिविजुअल फूड आइटम का अमाउंट। तो आपका हम लोग का डाइट कैसा होना चाहिए? एक बैलेंस डाइट। उसमें उतना क्वांटिटी का फूड होना चाहिए कि आपको वो हेल्दी रखे, आपको लेथर्जिक ना फील होने दो। आपका हम्म। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो बॉडी में ऑप्टिमम तरीके से आपको पहुंचे। देन हम्म। आपका आता है जिज्ञासनियत, मतलब आपका खाना तभी ले अगर पहला वाला हम्म। पचता है। वो हम्म। हम लोग को कैसे पता चलेगा? जब खाना हम्म। लेने के बाद हम लोग को थोड़ा सा भूख लगे, थोड़ा सा प्यास लगे, हम लोग का बॉडी लेथर्जिक फील ना करे, हम लोग का बॉडी एक्टिव रहे, तब हम लोग को पता चलता है कि पहले वाला खाना पच गया है अच्छे से। बच गया। अगर हम अगर हम लोग पहले वाला खाना पचने से पहले ही कुछ ले लेते हैं, तब क्या होता है कि जो इमेच्योर अनडाइजेस्टेड हम लोग का एंजाइम्स होता है, उसके साथ जो फ्रेशली हम लोग ने जो लिया है, वो मिक्स हो जाता है, एंड देन हम्म। स्टार्ट हो जाता है हम लोग के बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन। तब हम हम्म। लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग का बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ गया है, या फिर हम्म। बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक का इश्यूज बढ़ गया है। देन हम्म। आपका आता है स्किन का, आपका कंडीशंस, जो इन्फ्लेमेशन हम्म। आपका गट में होता है, वही लाता है हम्म। आपके स्किन में भी आपको दिखता है। तो हम्म। तभी हम्म। स्किन पे बहुत इश्यूज चला जाता है। देन हम्म। वो अफेक्ट करता है हमारे मेंटल हेल्थ में भी। कभी कभी हम लोग का होता है कि बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है, बहुत हम लोग गुस्से में रहते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अगर हम लोग का डाइजेस्टिव जो सिस्टम अगर ठीक नहीं रहेगा, तो वो उसमें भी इफेक्ट करता है। इफेक्ट क्योंकि करता है। हाँ, हम लोग का गट हेल्थ जो है, वो एक तो हमारे इम्यूनिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, और इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे ब्रेन से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। सेकंड हम लोग का आता है जो वीर्य विरुद्ध खाना है, जो आपका दो खाने को हम लोग जो मिक्स करते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपका अगर इम्पोर्टेंट होता है, जो अच्छा नहीं हम्म। होता है हमारे हेल्थ के लिए, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे विरुद्ध खाना। तो हम्म। मिल्क या फिश, हम लोग अगर मिल्क और फिश को साथ में ले, तो हम लोग को बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो हम लोग का इन्फ्लेमेशन जाके स्किन पे दिखता है। दिखता है। कॉमन सा बोला जाता है कि अगर हम मिल्क और फिश साथ में ले, तो स्किन कंडीशन सच एज एक्जिमा, विटिलिगो, हम्म। ये सब रिजल्ट में आता है। तो हम्म।
बियॉन्ड ये बात है कि जब हम मिल्क और फिश साथ में लेते हैं, दोनों ही बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है। पेट में बहुत ज़्यादा देर रहता है, तो पेट में वो एब्ज़ॉर्ब तो होता है, लेकिन उसके साथ-साथ ही डाइजेस्ट करते समय टॉक्सिन भी निकलता है। तो जितना देर वो हम लोग का बिना पचा हुआ खाना जितना देर हम लोग के पेट में रहेगा, जितना देर इंटेस्टाइन्स में रहेगा, उतना देर ही वो अपना टॉक्सिन्स बढ़ता जाएगा। तो गट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। गट इन्फ्लेमेशन की वजह से गट में लीक्स होता है, उसमें घाव होता है, उसमें थोड़ा-थोड़ा ब्लीडिंग होता है, उसके वजह से जाके फिर से इम्यूनिटी पे अफ़ेक्ट करता है। इम्यूनिटी पे जब अफ़ेक्ट करता है, तब हम लोग का दिखाई देता है बहुत सारा ऑटो इम्यून डिजीज जो स्किन पे भी इफेक्ट करता है। वन टाइप ऑफ सच इज सोरायसिस, विटिलिगो एंड आपका जो एक्सेमा है वो इसकी वजह से रिजल्ट में आता है। देन हम लोग का आ गया इष्टा देशे इष्टा सर्वोपकारम, मतलब आपका खाना प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स। खाना ऐसी जगह लेना नहीं चाहिए जो आपके मन में थोड़ा सा एंजाइटी लाए, या फिर आपका में क्रोध आए, या फिर आपको अच्छा दुख लग रहा है, तो उस जगह में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका मूड आपके डाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। स्मॉल एग्जांपल इसमें मैं दूंगी। जब हम लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं, एग्जाम के लिए टेंशन ले रहे हैं, या फिर किसी भी कुछ भी हो गया हमारे घर में जिसके लिए हम लोग बहुत दुखी है, तब हम लोग सिंपल सा खाना खाते हैं। ये पहले से चला आ रहा है कि हम लोग बहुत सिंपल सादा सा खाना खाते हैं, डाइजेशन ऑप्टिमम हो। उसके साइंस यही है कि डाइजेशन ऑप्टिमम हो। जब हम लोग का मूड ठीक नहीं है, तो हम खाना भी लाइट लेना चाहिए और जो बचता है वो लेना चाहिए। देन आपका आ जाता है ना अति द्रुतम ना अति विलंबितम, मतलब खाने को आपको बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं खाना चाहिए। एक मॉडरेट स्पीड में लेना चाहिए। उसके उसका वजह यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी लेते हो खाना, बहुत ज़्यादा जल्दी निगल लेते हो, तो कभी-कभी आपको ऐसा हो सकता है कि गाँठ लग जाती है। आप मतलब खाँसना स्टार्ट कर देते हो। एक तो वो है, और आपका ऐसा होता है कि आप क्या खा रहे हो आपको पता नहीं चलता, तो आप उसको ज़्यादा ले लेते हो, क्वांटिटी बढ़ जाता है। उसके बाद में आपको जाके रियलाइज़ होता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, अब तो मुझे नींद आ रही है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। देन बहुत स्लो ना खाने का यही रीज़न है कि आप जितना अमाउंट आपको लेना है, आप उससे कहीं ज़्यादा ले लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा कम ले लेते हो। आपको ये पता नहीं चलता है कि आप कितना ले रहे हो, कैसा खाना ले रहे हो। देन उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है। देन खाना ठंडा भी हो जाता है और उसकी वजह से डाइजेशन में भी इफ़ेक्ट करता है। देन हम लोग का आता है कि हम लोग का एक इंस्ट्रक्शन हम लोग जनरली बोलते रहते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग को बात करना चाहिए, ज़्यादा हँसना नहीं चाहिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ लेना चाहिए। देन आपका आ जाता है कि आप जो भी ले रहे हो उसको एनालिसिस अच्छे से करो कि आपके बॉडी को वो सूट करता है कि नहीं, आपका पता हुआ है कि नहीं, आपका कंडीशन क्या है बॉडी का। शिवांगी मैम ने भी बोला है कि कंडीशन वाइज आपकी बॉडी का नीड्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, अगर हम लोग का हाइट और वेट भी सेम हो, हम दोनों को सेम चीज सूट नहीं करेगा। नहीं एक तो है करेगा। हम लोग के बॉडी दोषास जो है वो अलग होता है, या फिर हम लोग का कंडीशंस अलग होता है। आप फिजिकल एक्टिविटी आपका डिफरेंट होता है, तो जो भी खा रहे हो आपके बॉडी को जितना चाहिए वो हमें लेना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत ही ब्रीफ में आपने बहुत अच्छे से समझाया, और स्पेशली एज अ व्यूअर के तौर पे या एक रिसीवर के तौर पे मुझे भी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है और काफ़ी डिटेल में था। अभी मैं आप तक फिर आऊँगा और सवालों को लेके। मैं वापस डॉक्टर शिवांगी जी के पास जा रहा हूँ कि जो डाइट का रोल है किसी डिजीज के दौरान, जो डेवलपमेंट होते हैं डिजीज के, उसमें ट्रीटमेंट के लिए डाइट का कैसे यूज आप लोग करते हैं, किस तरह से आप लोग उसको सजेस्ट करते हैं, शिवांगी जी? जी विनय जी, डाइट का रोल या आहार का जो रोल है, खाने का जो रोल है, हमारे शरीर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही काउंट करना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो अष्टाहार विधि विशेषायतन सेनोरिटा जी ने अभी डिस्कस किया, और उसके पहले जो हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर रहे थे, कि ये पैरामीटर्स को जब भी हम फॉलो नहीं करते हैं, तो एंड ऑफ द डे ये जाके हमारे शरीर में टॉक्सिन अक्यूमुलेशन कराता है, जिसको हम कहते हैं आम निर्माण करना। और ये जो टॉक्सिन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स देती है।
और किसी भी तरह का टॉक्सिन हमारे शरीर में यदि भी बन रहा हो तो उसके विरुद्ध हमारा शरीर काम करना शुरू करता है, और उसको जब नहीं निकाला जा सके, चाहे औषध के द्वारा चाहे कर्म, उसको नहीं निकाला जा सका तो आगे चल के ये समस्या आ सकती है। सही कह रही हैं बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स का जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब ये डिस्कस करते हैं, तो हम लोग यही देखते हैं कि ज्यादातर लोगों को या तो खा खा के बीमारी है या नहीं खाने से बीमारी है। हाँ, मैं ये वही कह मतलब रही मैंने थी। ये देखा है। हाँ, Yes, this is what I was speaking कि खाने को हमें दोनों तौर से लेना चाहिए, अपने शरीर को समझ के खाने का उपयोग कितना है ये समझना, और हमारे शरीर में रोग निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ आहार, वो होता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार के कई सारे एग्जाम्पल्स सेनोरिटा जी ने डिस्कस किए, उसमें बहुत सारा है, जैसे वीर्य विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, काल विरुद्ध। काल विरुद्ध का सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो कहा जाता है कि रात को दही न लें। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च में भी देखा गया है कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या जिनको आम वात की समस्या है, उनका अगर हम हिस्ट्री स्टडी करें तो देखने में मिलता है कि ज्यादातर समय इन्होंने रात को दही का सेवन किया है। तो ये काल विरुद्ध हो गया। वहीं पे संस्कार विरुद्ध, जैसे कुछ ऑयल्स होते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल हुआ, फिर कॉर्न हुआ, या आपका सनफ्लावर ऑयल हुआ, इनको हम रीहीट करने से रोकते हैं या फिर इसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। ये संस्कार विरुद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि देखा जाता है जब भी इन ऑयल्स को रीहीट किया जाए तो एक तरह का टॉक्सिन बनता है और उसको हम एचएनई कहते हैं, एंड दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल जो हमारे शरीर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो, पार्किंसंस हो, अल्जाइमर्स हो, यहाँ तक कि कैंसर, उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट, उनको बढ़ाने में ये कॉन्ट्रीब्यूट। तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो भी आहार ग्रहण हो उसका पूरी तरह से पचन हो, उसका पचन होने के बाद हमारा शरीर उसका इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि पचन पूर्ण होगा तभी हमारा शरीर इस्तेमाल कर पाएगा। पचन अपूर्ण रहा तो फिर आम निर्माण होगा, जिसको हम साधारण भाषा में टॉक्सिन कहते हैं। और अगर ये टॉक्सिन को हमने नहीं शरीर से निकाला तो ये आगे चल के रोग का जनक बनता है। हर रोग का पहला स्टेप यही होता है कि हमारे जो मेटाबॉलिक कंडीशन है, मतलब हमारी जो अग्नि है, उसमें चेंजेस आना, मतलब उसका कमजोर हो जाना। ये कमजोर हो गया तो हमारे शरीर में आहार का पचन नहीं हो पाया, तो आम निर्माण हुआ, और यहीं से तरह तरह के रोग हमारे शरीर में बनते हैं। तो हमारे आहार का क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, हर चीज फिक्स है और उन पैरामीटर्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। वहीं अगर कहीं रोग निर्माण हो चुका है तो डाइटरी रेगुलेशंस देने का कारण भी यही है कि जिन दोषों में वृद्धि आई है शरीर में, उन दोषों को कम करने के लिए जो आहार की आवश्यकता है वो बताया। आहार औषध दोनों तरह से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे जैसा कि मैं बातचीत के दौरान मैं देख समझ पा रहा हूँ कि हर चीज एक नियम में आबद्ध है, वैज्ञानिक तरीके हैं। जैसे कि आपने कहा कि शरीर है तो समय का ध्यान रखना, क्वांटिटी का ध्यान रखना, क्वालिटी का ध्यान रखना, टाइमिंग, सुबह रात, जैसे अभी उस समय भी बात हुई कि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी, गर्मियों के दिन की बात हो रही है, विंटर्स में ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, वर्षा ऋतु में ये चीजें बदल जाती हैं। तो इसमें भी बहुत सारे आयाम हैं और बहुत डिटेल, मुझे लगता है कि और बहुत सारी बातचीत इन तमाम, कभी हम वापस आएंगे तो सिर्फ ऋतुओं पे आधारित फूड के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जो मेरा नेक्स्ट सवाल, मैं वापस जा रहा हूँ सेनोरिटा जी के पास, कि कैंसर और डाइट का आपस में क्या रिलेशन है? क्योंकि ये बहुत कॉमन, देखिए बीमारियां बहुत तरह की हैं, लेकिन जो
सबसे खतरनाक बीमारियों में जो एक माना जाता है वो कैंसर है। तो क्या मुझे मतलब हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि गलत तरह के खान पान से भी क्या कैंसर हो सकता है या उसके बढ़ने में योगदान हो सकता है? और क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं खान पान के दौरान कि कैंसर के रिस्क को कम कर सकें? देखिए, एक चीज मैं पहले बताऊं कि जो हम लोगों ने पूरा एक डेटा एनालिसिस किया है, हम ये मानते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा कैंसर होता है। रीजन बहुत स्पष्ट है, माहवारी और तमाम तरह के जो बच्चे पैदा करने के दौरान की चीजें और इस तरह की बहुत सारी चीजें। उसके बाद फिर पुरुषों का आता है जिसमें स्वाभाविक तौर पे जो उनको कैंसर होते हैं वो तो जो हार्मोन रिलेटेड है वो अलग है। लेकिन जो डायरेक्ट इनटेक जैसे आप क्या कहते हैं सुर्ती और खैनी और इन सब चीजों से, ये तो जबरदस्ती पैदा की हुई चीजें हैं। तो इस बारे में मतलब कि जो रिस्क है जो जो बन रहा है या जो हम जानबूझ के जो बनाते हैं उसमें खान पान से क्या कमी लाई जा सकती है, या क्या कोई ऐसा रिश्ता है कि हम उसमें भी लापरवाही करते हैं तो कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं? सेनोरिटा जी। जी, पहले तो ये है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो अभी साइंस ये भी बोलती है कि कैंसर की जो एग्जैक्ट रीजंस है वो अभी तक पता नहीं चला है। इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमाइन कि किस वजह से उनको बिल्कुल कैंसर। बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पे जब कोई कोई पेशेंट्स आते हैं तब हमें ये देखा जाता है कि उन्होंने लाइफ में स्मोकिंग नहीं किया है लेकिन उनको कैंसर हो गया। बिल्कुल जी। तो ये रिलेशन बहुत चीजों से लिंक्ड है। हम्म, एक तो है हम लोग के यहाँ पे पॉल्यूशन अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पॉल्यूशन नॉट इन ओनली टर्म्स ऑफ कि एयर पोल्यूशन हो गया, इट कैन बी साउंड पोल्यूशन, इट कैन बी सॉइल का पोल्यूशन। तो वाटर सेकंड, पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन। हम्म और वो भी लिंक हमको ये देखना चाहिए कि सॉइल और वाटर किसको इफेक्ट ज्यादा करता है। जो हम्म चीज हम खा रहे हैं, अगर हम्म सॉइल पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, तो हम जिस चीज को खा रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का लैंड है तो ऑब्वियसली वो भी पोल्यूटेड हो रहा है। जो पोल्यूटेड हो रहा जितना भी आप फिल्टर करोगे पानी को, जितना भी ट्रीटमेंट लाओगे, थोड़ा ना थोड़ा सा टॉक्सिन्स तो उसमें रह जाता है। है, रह तो जाता है। हम उस वाटर को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं या फिर सॉइल को यूज करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारे खाने में भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं। हम्म। सेकेंड चीज ये है कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आपने ये खाया था इसी वजह से आपको कैंसर हो गया। हम्म बट हम लोग ये कह सकते हैं कि आप अगर आपके खान पान का थोड़ा सा अमाउंट को कंसिडर करोगे, आप हम्म कैसे उसको खा रहे हो उसको कंसिडर करोगे, कितना ले रहे हम्म हो आप, किस तरह ले रहे हो, वो सब कंसिडर हम्म करोगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हो लो हम्म रिस्क। ऐसा नहीं होगा कि 100% आपका एलिमिनेट हो सकता है, वो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका रिस्क बहुत लो हो जाएगा। हम्म अ, कैसे खाना है? फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाता है कि प्रोसेस्ड मीट एंड रेड मीट इज लिंक्ड टू कैंसर। तो बिल्कुल। उसका ये है कि प्रोसेस जो मीट होता है, जैसे कि बेकन हो जाता है, सॉसेज हो जाता है, दूसरा लंच ऑन मीट्स हो जाता है, तो उसमें एक कंपाउंड होता है नाइट्राइट्स, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। नाइट्राइट्स जैसे कि नाइट्रोसामाइन्स बोलते हैं, नाइट्रोसामाइड्स बोलते हैं, वो परमिटेड है। वो ऐसा नहीं है कि वो इलीगल तरीके से उसको यूज किया जाता है, वो एक परमिटेड केमिकल है। उसको यूज करने का यही रीजन है कि जब प्रोसेस मीट को लिया जाता है तो एक तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, हम्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम्म उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये नाइट्रेट किया जाता है। हम्म लेकिन वो जो कंपाउंड यूज किया जाता है वो बॉडी में जाके आपका कार्सिनोजेनिक बन जाता है। हम्म वो लैब एनिमल्स में भी जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ये पता चला था कि उनके लिए भी वो कार्सिनोजेनिक है। तो मतलब ये ह्यूमन के लिए भी एक पोटेंट कार्सिनोजन हो सकता है। हम्म सेकंड होता है, बोला जाता है कि रेड मीट लिंक्ड है। तो हम्म हम लोग का बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रेड मीट लेते नहीं है, बट हम्म बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं वो रेड मीट ले रहे हैं। तो हम्म ऐसा हो सकता है कि जो कंपाउंड मैंने बोला है नाइट्राइट्स का जो होता है, तो वो हम्म कंपाउंड का जो कोलन है, हम्म कोलन में यूज हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से। वो भी हम्म हम लोग को पता है कि हेल्दी बैक्टीरिया होता है, अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है। तो हम्म इवन जो हेल्दी बैक्टीरिया भी कन्वर्ट करते रहते हैं, कभी कभी वो कंपाउंड निकलते रहता है। तो ऐसा हो हम्म सकता है कि रेड मीट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आप ले रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो,
तो वो एक तो हार्ड टू डाइजेस्ट है, तो पचता बहुत स्लो है, तो वो जाके हम लोग के इंटेस्टाइन में बैठ जाता है, कोलोन में बैठ जाता है, एंड बाय द टाइम जब डाइजेशन होता है तो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता रहता है छोटे छोटे कण में, तो तभी वो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस हो सकता है। देन अगेन हम्म। खाना चाहिए। कभी कभी रेड मीट को क्या किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर में, या फिर कोई सा भी मीट को देखिए, चिकन हो या फिश हो, अगर उसको बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाता है, बहुत बारबेक्यूइंग किया जाता है, या फिर ओपन पैन फ्राइंग बहुत हाई टेम्परेचर में, तब भी जाके कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस हो सकता है। तो बिल्कुल। एक ध्यान रखना चाहिए। देन हम लोग का आ जाता है कि हम लोग तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों मतलब उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। तो हम हम्म लोग ने ऑलरेडी उसको डिस्कस किया है कि हम कैसे खाते हैं, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, हम लोग हम्म उसको कैसे करते हैं, किस टाइम पे खाते हैं। अगर हम लोग बहुत कंप्लेन्स ऐसा मिलता है कि हम लोग तो लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन हम लोग का गैस्ट्रिक हो रहा है, तब जब हम हम्म लोग हिस्ट्री लेते हैं तब पता चलता है कि वो रात को वो ले रहे थे। तो हम्म। भी बोला है कि वो पचता बहुत देर से है, तो वो जैसे रात में नहीं लेना चाहिए। तो जब वो पेट में रहता है, जो बेनिफिशियल चीज है, लीफी ग्रीन्स तो बहुत अच्छी चीज है, उसमें बहुत सारे फोलेट्स मिलते हैं। फोलेट जो है वो कैंसर प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग तरीके से खाया जाए, वो ही आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हम्म। बहुत बहुत सही बात आपने बताई, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये विषय मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, खान पान और चीज़ों के बारे में। और मैंने भी देखा है, एक जब हम एक सोशल लाइफ में होते हैं, जैसे एक डॉक्टर के तौर पे या डाइटिशियन के तौर पे आप हैं, या यहाँ के ब्रांडिंग हेड के तौर पे, तो जब हम लोग बाहर जाते हैं तो आजकल हम लोगों ने देखा है कि एक रेस्टोरेंट कल्चर बहुत है, और एक रेस्टोरेंट में जाके हम यहाँ बैठ के चाइनीज खा रहे हैं, इटालियन खा रहे हैं, तमाम तरह के सॉसेस खा रहे हैं। और होममेड फूड में एटलीस्ट इस बात की गारंटी होती है कि जो ऑयल हम यूज करेंगे, जैसे आपने कहा था कि एक ऑयल दोबारा से उसको यूज नहीं, दोबारा हीट करने से, बट वी डोंट नो कि वहां पे किस तरह का ऑयल यूज हुआ है, या किस तरह की चीजें कितनी देर तक फ्रिज में रखी गई हैं, कैसा फ्रोजन है। तो एक फैशन ट्रेंड तो बहुत है बाहर खाने का, लेकिन उसमें भी सावधानी बरती जा सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गलत खान पान और तमाम चीज़ों की वजह से, और मैंने ये नोटिस किया है कि पिछले 20 सालों में बहुत फर्क आया है, कैंसर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और मुझे लगता है कि इसका डायरेक्ट जो रीज़न है वो खान पान या कोल्ड ड्रिंक या चीज़ें, इन सब से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे विषय छुए हैं, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातचीत हम लोगों ने की है। और जो हम लोगों को देख रहे हैं उन्हें मैं बताऊं कि प्रोफेसर शिवाशंकर त्रिवेदी और डॉक्टर उमाशंकर तिवारी के विचारों से उपजा हुआ यह डीएस रिसर्च सेंटर 50 सालों से आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर रोगियों की मदद करता आ रहा है, और हम आगे भी करते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे जो दक्ष लोग हैं, जो उन चीज़ों को समझते हैं, जैसे भारत भर के 6 हमारे सेंटर्स के जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, और हमारे जो जितने भी आहार विशेषज्ञ हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण और महती भूमिका रही है। एक डॉक्टर के रूप में, एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में शिवांगी जी ने 10 साल बहुत हमारे सेंटर को दिए हैं। बहुत सारे पेशेंट से रूबरू होता है, और वो एक डाटा कलेक्शन होता है, एक अनुभव में विस्तार होता है। ठीक ऐसे ही हमारी सेनोरिटा जी भी, जो कि डाइटिशियन है। और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा सेनेटर जी, कि आपने बहुत अच्छे से समझाया है अपने विषय को। और काफ़ी एक एक दर्शक के तौर पे मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छे से आपने एलोबरेट किया है। और डॉक्टर शिवांगी जी, आप तो बहुत दक्ष हैं इस मामले में। आपने आयुर्वेद की भूमिका और खान पान, और सेनेटर जी ने एक डाइटिशियन के तौर पे खाने की भूमिका और उसके कालखंड, उसकी चीज़ें, यानी अगर आप पूरा ये शो देखेंगे तो काफी कुछ हम लोगों को इससे हासिल होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, शिवांगी जी आपका और सेनेटर जी का आपका। और इसी के साथ हम ये आज का वेबिनार सेशन खत्म कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट हम फिर आएंगे, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ऋतु वाइज, यानी गर्मी, ठंडी और वर्षा ऋतु, इसके हिसाब से हम खान पान की जो चीजें हैं या वैरायटी है या सावधानियां, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हेलो, थैंक